नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं इलाहाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ सोशियोलॉजी में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फादर ऑफ सोशियोलॉजी के द्वारा दी गई अवधारणा हायरार्की ऑफ साइंसेस या क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज भी, या इसके विज्ञानों का वर्गीकरण, कुछ भी करिए, जो अवधारणा उन्होंने दिया है उस संबंध में बात करने आया हूँ। और यहाँ एक चीज़ फिर दोबारा मैं याद दिला दूँगा कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्टिन का पूरा नाम है इसिडोर अगस्त मेरी फ्रेंकोइस जेवियर कंद। ये आपको याद रखना चाहिए। खैर दोस्तों, आज जो मैं मूलभूत विषय पे आपसे बात करने आया हूँ वो अगस्टिन का हायरार्की ऑफ साइंसेस का विषय है। और दरअसल जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जो समाजशास्त्र की जो कल्पना की, समाजशास्त्र के अध्ययन का मूल विषय ही है मनुष्यों का दूसरे मनुष्यों के साथ व्यवहार। समाजशास्त्र का संबंध ही है मानवीय संबंधों से है। दोस्तों, व्यक्ति तभी मनुष्य बनता है जब वह सामाजिक संबंधों में प्रवेश करता है, यूं ही नहीं। खैर, और इन सारे संबंधों के परिप्रेक्ष्य में जो अगस्टिन की कल्पना थी समाजशास्त्र के बारे में, कि समाजशास्त्र एक सामाजिक पुनर्निर्माण और एक मानवीय दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण का सामाजिक विज्ञान। और इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र के बारे में कहा कि समाजशास्त्र को भी प्राकृतिक विज्ञानों की भांति समाज के मूलभूत नियमों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तरीके यानी निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण को आधार मान के ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और इन आधारों पे जो ज्ञान प्राप्त होता है वैसे ही ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं, जो कि समाजशास्त्र में संभव है। दोस्तों, ये समाजशास्त्र में एक बहुत ही चर्चित एक लाइन है। कहा जाता है कि समाजशास्त्र एक नवीनतम सामाजिक विज्ञान है और समाजशास्त्र सबसे कठिन विषय है। ये दो जो अलग अलग लाइनें हैं, समाजशास्त्र सबसे नवीनतम विषय, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाजशास्त्र की पढ़ाई की शुरुआत, जैसा कि हम सबको पता है समाजशास्त्र के छात्र होने के नाते, कि 1838 में सबसे पहले फ्रांस में पढ़ाई शुरू हुई। उसके बाद आज तक फिर कोई और नए सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई सुनी, इसलिए इनको नवीनतम विषय कहा था। रही बात समाजशास्त्र सबसे कठिन विषय के बारे में, तो समाजशास्त्र कठिन विषय के बारे में तो मैं नहीं, ये खुद अगस्टिन ने कहा। और क्या कहा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगी कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। खैर दोस्तों, समाज शास्त्र में जो ये हायरार्की ऑफ साइंसेस की बातें होती हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज की जो बातें होती, ये मूल रूप से सेंट साइमन की विचारधारा है। सेंट साइमन से ही प्रभावित होकर अगस्टिन ने फिर उसकी व्याख्या करके और विस्तृत करके इन्होंने समाजशास्त्र में अलग रूप में लाया। और हम सबको पता है कि समाजशास्त्र के फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो अगस्टिन थे, वो सेंट साइमन के मित्र भी थे, शिष्य भी थे। हालांकि बाद में बड़ा दोनों में मनमुटाव होने के कारण बड़ा अंतर हो गया, मतांतर हो गया, फिर दोनों अलग अलग राह चुन लिए, वो बात और है। लेकिन ये मूल विचारधारा तो उन्हीं की है। और उन्होंने जो समाज की जो कल्पना की और समाज के सामाजिक विज्ञानों की जो वर्गीकरण की बातें की, उसमें उन्होंने राजनीति शास्त्र को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहा। और इसके लिए उन्होंने एक ली नोवी क्रिश्चियनिज्म की जो मानव समाज व्यवस्था की जो कल्पना की, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने समाज राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च स्थान देना चाहा। दरअसल सेंट साइमन की विचारधारा को एक यूरोपियन रूप में देखा जाता है। यूरोपियन इसलिए
यूटोपियन का मतलब ही होता है एक कल्पना लोकीय, एक स्वप्न लोकीय, स्वप्न में खोने की बातें जो करता हो या जो विचारधारा हो। और इसलिए स्वप्न लोकीय यूटोपियन सोशोलॉजिस्ट कहा जाता है या फिलोसफर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस समाज की कल्पना की, एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें ना तो निर्धनता होगी, ना युद्ध होगा, और शायद मेरे ख्याल से तो आज के मानवीय समाज में ऐसा संभव नहीं है। खैर जो भी हो, सेंट साइमन या कहीं कहीं किसी किसी पुस्तकों में आपको सेंट सीमा भी मिलता है, उनका उच्चारण वो अलग बात है। लेकिन सेंट साइमन का जो पूरा नाम, इनका भी पूरा नाम, शॉर्ट नेम है सेंट साइमन, पूरा नाम इनका था है, क्योंकि विद्वान तो कभी मरते नहीं इसलिए इनको हम है ही बोलते हैं। इनका पूरा नाम है क्लाउड हेनरी डी रॉबराय सेंट साइमन। ये भी फ्रांस के थे और इनका जन्म 1760 में हुआ था और 1825 में इनकी मृत्यु हो गई। सेंट साइमन ने अपनी समाज के प्रगति की विचार जो बातें थी इनकी, उन्होंने एक प्रगति के विचार के शीर्षक के अंतर्गत अपनी बातें रखी और उसमें उन्होंने ये बातें कही कि समाज की जो व्यवस्था होती वो विश्वास प्रणाली पे टिकी होती, और जब ये विश्वास प्रणाली टूटती है ना तो सारी सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। और फिर इसीलिए उन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक ऐसे विज्ञान की, प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक ऐसे विज्ञान की कल्पना की, और फिर उसका नाम उन्होंने सोशल फिजियोलॉजी रखा, सामाजिक शरीर विज्ञान या सामाजिक जीव विज्ञान। दोस्तों, ऐसा नहीं कि सेंट साइमन ही पहले थे, इसके पहले भी लोगों ने चर्चा की, बहुत सारे लोगों ने कल्पना की। और सेंट साइमन को तो इसलिए क्योंकि ये अगस्त क्रांति के शिष्य गुरु थे, और फिर इनको फ्रांसीसी समाजवाद और समाजशास्त्र दोनों का अग्रदूत माना जाता। अगस्त ने इनका शुरू में बहुत साथ दिया। खैर सेंट साइमन को ही या सेंट साइमन ने ही औद्योगिक समाज की अवधारणा सबसे पहले दी, ये भी हम लोग को पता है। सेंट साइमन ने समाजवादी व्यवस्था की व्याख्या भी की, फिर उन्हीं से प्रभावित होकर मार्क्स ने इसकी और विस्तृत व्याख्या की। जबकि समाजवाद शब्द की चर्चा सबसे पहले, आपको ये याद रखना चाहिए, समाजवाद शब्द की चर्चा सबसे पहले इंग्लैंड के जो उद्योगपति और विचारक हुआ करते थे रॉबर्ट ओवन ने दिया है। सेंट साइमन ही पहले विचारक नहीं थे समाज के बारे में सोचने के लिए, इनसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सोचा, समाज के बारे में। और इसी कड़ी में एक बड़ा नाम इब्न खालदून का है। इब्न खालदून अरब के एक विचारक थे, और इब्न खालदून का भी पूरा नाम है अब्दुल रहमान इब्न मोहम्मद। इनका जन्म 1332 में हुआ था और 1406 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने एक बहुत अपनी जो सामाजिक या समाज के बारे में जिस विज्ञान की नींव रखनी चाहिए उसके बारे में जो एक प्रस्तावना इन्होंने तैयार किया, जो मुकदमा के रूप में 1377 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि समाज के निर्माण, समाज और राज्य के निर्माण के बारे में जो चर्चा की, उन्होंने कहा कि समाज में या
लोगों का जो संग्रह होता है उसमें खुद लोग, जो समाज का निर्माण कैसे होता है, लोगों ने अपने ऊपर अपने को संगठित करने के लिए ये खुद अपने ऊपर एक बल प्रयोग मूलक सत्ता की स्थापना कर देती, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें कोर्सिव अथॉरिटी की रचना कर देते हैं, और फिर इसके साथ ही राज्य की उत्पत्ति होती है। समय बीतने के साथ यही राज्य अपने बीच आए हुए तमाम दुर्गुणों के कारण एक नृशंस तंत्र के रूप में बदल जाता है। और इस तरह से जो समाज की लाइफ की भी इन्होंने चर्चा की कि कोई भी समाज, कोई भी राज्य जो होता है उसका एक लाइफ टाइम पीरियड जो होता है, उसका एक लाइफ स्केल जो होता है, वो करीब करीब इन्होंने 120 वर्ष माना। और फिर इन्होंने कहा कि 120 वर्ष के वजह में ये जो अत्याचारी शासन व्यवस्था होती, ये क्रमिक रूप से खुद प्राकृतिक प्रकोप के कारण खुद इसका नाश हो जाता और फिर उसकी जगह कोई नया राज व्यवस्था आता। और इन्होंने इस राजतंत्रीय व्यवस्था के बारे में जो बातें की कि ये कोई दैवीय निर्धारण नहीं है, दैवीय नियम नहीं है, तो इससे बड़ा इनका विरोध हुआ। फिर इसके कारण ये इतना बड़ा जुर्म उस काल में साबित हुआ कि इनको जेल में डाल दिया गया। रही बात अगस्त कौन की, इसके बारे में मूल रूप से आज हम आपसे बात करने आए हैं। अगस्त कौन ने एक पुस्तक लिखी, पॉजिटिव फिलॉसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी 1830 से 1842 1842 के बीच में 6 वॉल्यूम में लिखी गई। इस 6 वॉल्यूम के फर्स्ट वॉल्यूम, आप मेरी बात समझिए, 6 वॉल्यूम में पूरी ये पॉजिटिव फिलॉसफी थी। इसके पहले वॉल्यूम में इन्होंने मानवीय बौद्धिक विकास और ज्ञान के विकास के बारे में 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, 2 महत्वपूर्ण बातें की। एक तो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस और दूसरा हायरार्की ऑफ साइंसेस या क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज की बातें की। जहाँ तक लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का मतलब होता है कि इन्होंने मानव ज्ञान की जो वैज्ञानिक सोच के स्तर तक पहुँचने की बातें की। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र का एक उद्विकासीय एक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक सोच एक उद्विकासीय प्रक्रिया है, वैज्ञानिक सोच का एक उद्विकास हुआ। और आपको पता है या पता होना चाहिए कि उद्विकास की चर्चा सबसे पहले जीव विज्ञान के क्षेत्र में जीवों के विकास को बताने के लिए चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया 1859 में 1859। यहाँ पे एक और आपको टेक्निकली बात समझ में आनी चाहिए कि इस उद्विकास की चर्चा सबसे पहले, इनसे पहले यानी डार्विन से भी पहले लेमार्क ने द फिलॉसफी ऑफ एवोल्यूशन लिख के इसको प्रचारित किया, जो कि 1806 में आई थी उनकी पुस्तक, और डार्विन की तो पुस्तक 1859 में आई थी। तो जाहिर सी बात है पहली चर्चा तो लेमार्क ने किया। और इसकी चर्चा न केवल जीव विज्ञान और भी इसकी चर्चा समाजशास्त्र में, सामाजिक विज्ञानों में सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। और इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी भी कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि समाज का एक सरल व्यवस्था जटिल व्यवस्था की ओर परिवर्तन होता या उद्विकास होता। खैर, अगस्त कॉन्ट ने अपने हायरार्की ऑफ साइंसेस के सिद्धांत में जो बातें मूल रूप से कहना चाहा, इन्होंने कहा कि ये बौद्धिक विकास का एक क्रम होता है। वो क्रम कैसे होता है इसी को बताने के लिए इन्होंने विभिन्न विज्ञानों के स्तरीकरण की बातें की। और इसमें इन्होंने कहा
कि वो विज्ञान सबसे पहले विकसित होता जिसका संबंध मानवीय स्वभाव या मानवीय प्रकृति से बहुत दूर का होता, यानी मानवीय स्वभाव से, मानवीय प्रकृति से निकट का उनका संबंध नहीं होता उस विज्ञान का, और जो सरल प्रकृति का होता। जाहिर सी बात है, ये तो स्वाभाविक बात है। जिस विज्ञान का मानवीय स्वभाव से संबंध नहीं होगा वो तो सरल होगा ही। और फिर जो जो मानव की बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ये चलती रही, अगस्त्य ने कहा कि हर एक विज्ञान अपने पूर्ववर्ती विज्ञानों से सहारा लेकर अपने आने वाली विज्ञानों के लिए एक राह तैयार करता है। और फिर इन्होंने जो एक क्रम तैयार किया विज्ञानों के विकास का, या विज्ञानों का वर्गीकरण आप जो भी कर सकते हैं, वो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मानव को ज्ञान हुआ मैथमेटिक्स का, उसके बाद ज्ञान हुआ एस्ट्रोनॉमी का, उसके बाद ज्ञान हुआ फिजिक्स का, उसके बाद ज्ञान हुआ केमिस्ट्री का, उसके बाद ज्ञान हुआ फिजियोलॉजी का, उसके बाद ज्ञान हुआ सोशियोलॉजी का। दोस्तों, आपको यहाँ समझ में ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसको हम अभी फिजियोलॉजी अभी हमने चर्चा किया ना आपसे, तो अगस्त्य को जो आजकल हम लोग जिसको बायोलॉजी जानते हैं या कहते हैं, अगस्त्य के समय में उसी को फिजियोलॉजी कहा जाता था। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने आपके लिए एक ये तैयार करके रखा है। पहले ये मैथमेटिक्स आधार विषय के रूप में होता। पहला जो स्तर शुरू होता है एस्ट्रोनॉमी से, मैथमेटिक्स स्तर के क्रम में नहीं आता। इसको इन्होंने आधार माना, इसको दोष रहित विज्ञान माना, और इसको इन्होंने अपने आप में संपूर्ण माना। इसलिए इसको आप इस सीरीज में नहीं रह सकते। आप इसको आप समझिए कि पहला स्तर शुरू होता है एस्ट्रोनॉमी का, उसके बाद फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का, उसके बाद फिजियोलॉजी का, उसके बाद सोशियोलॉजी का, यानी टॉप में सोशियोलॉजी। और इसलिए इस स्तरीकरण का मतलब होता है, कठिनतम की बात जहाँ तक थोड़ी देर पहले मैंने आपसे की, वो इसलिए कि जो आप ऊपर बढ़ते जाते हैं इस सीरीज में, त्यों आप अपने जितने आपसे पहले वाले विज्ञान हैं उस पर निर्भरता आपकी उतनी बढ़ती जाती है। जैसे इसको आप इसीलिए कहते हैं कि इंक्रीजिंग डिपेंडेंस, यानी जितने आप आगे बढ़ते जाते हैं उनकी उतनी आपकी निर्भरता बढ़ती जाती है, और डिक्रीजिंग जितने आप ऊपर बढ़ते जाते हैं उतनी सामान्यता घटती जाती है। और कठिनतम इसलिए भी कि जैसे आप इसको बहुत सरल भाषा में समझिए कि अगर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो उसको किसी और विषय से कोई मतलब नहीं, केवल वो एक विषय का छात्र होगा। और लेकिन अगर कोई समाजशास्त्र का स्टूडेंट है, समाजशास्त्र का बेहतर स्टूडेंट साबित होना चाहता, तो वो तभी बेहतर स्टूडेंट साबित हो सकता है जब उसके पास थोड़े ही सही लेकिन हो थोड़ा ज्ञान, उसके पास फिजियोलॉजी का हो, थोड़ा केमिस्ट्री का हो, थोड़ा फिजिक्स का हो, थोड़ा एस्ट्रोनॉमी का हो, थोड़ा मैथमेटिक्स का। तो ये तो बड़ा सामान्य सी बात है कि कोई आपको कहे कि एक पुस्तक पढ़ें आप, और किसी को कहा जाए कि आप भाई साहब 6 पुस्तक पढ़ें, तो ये तो कोई सामान्य बुद्धि का बालक भी कहेगा कि नहीं, 6 पुस्तक पढ़ना ज़्यादा कठिन है एक पुस्तक की अपेक्षा। तो इसलिए कहा जाता है कि समाजशास्त्र सबसे कठिन विषय है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी हर एक जितने विषय इसके पहले आए उन सबों से थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेके ये विकसित होता गया, और फिर आज के समय में समाजशास्त्र टॉप पे है। और इसलिए अगस्त्य ने कहा कि समाजशास्त्र सबसे नवीनतम विषय एवं सबसे कठिनतम विषय। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि क्यों इसको कठिन कहा जाता है।